A very good morning to Diptanshu, Shrishti, Dipali, Pankaj, Krish, Piyush Tiwari, okay, and all others which are joining by and by. So now let us start our class. Okay, sir. So now rule number 1, please mute yourself. If you want to ask, you can raise your hand or you can unmute yourself and ask. Okay. Okay, sir. Okay, now we'll continue our class. So in the last class, what we have done, हमने यहाँ पर last class में किया था, we have done about animal husbandry. अब एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या करा था कि टाइम के साथ साथ जो ह्यूमंस है उन्होंने एनिमल्स को क्या टेम करना शुरू, टेम मतलब पालना शुरू कर दिया था अपने यूज के लिए मींस फॉर मिल्किंग और फॉर मींस फॉर डोमेस्टिक एंड पोल्ट्री यूज में ये हो सकता है फॉर देयर फ्लैश, फॉर एग्स एंड ऑल, जो हैन और पोल्ट्री फॉर्म्स जो होते हैं तो उसके लिए उन्होंने करा, एग्रीकल्चर के लिए भी उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी टाइम के साथ साथ, ठीक है ना, क्लियर. So and somehow the animals were domesticated also, domesticated in the sense animals use होने लग गए. जैसे बैल जो थी वो किस लिए यूज होती थी, उस पे क्या करते थे, उस पे पीछे एक व्हील कार्ट लगा देते थे और ट्रांसपोर्टेशन के काम में आ जाता था. हॉर्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के काम में यूज होने लग गया था. तो ये सारी चीजें यूज होने लगी थी. ओके उसके साथ साथ एक चीज और बताई हुई है, दैट इज अबाउट बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या था. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, करेंसी जब नहीं आई थी तो बार्टर सिस्टम होता था यूज. अब बार्टर सिस्टम कैसे होता था यूज, अगर आपको कोई चीज चाहिए है, सपोज अगर आपके पास गेहूं पड़ा है और आपको चीनी चाहिए, तो उसका एक स्पेसिफिक रेशियो होता था कि आप 2 किलो गेहूं दोगे तो आपको 1 किलो चीनी मिलेगी, जिसकी जितनी वैल्यू होती थी, क्लियर. तो यहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होता था, यहाँ पर इस टाइम पे करेंसी नहीं थी. तो इस तरीके से धीरे धीरे बार्टर सिस्टम के साथ लोगों ने अपना, मतलब जिसके पास जो चीज होती थी वो उसको एक्सचेंज करा के दूसरी चीज ले आता था अपने पास. सपोज अगर मेरे पास 100 किलो गेहूं है तो मैं गेहूं से तो अकेला गेहूं तो खाऊंगा नहीं ना, मैं क्या करूंगा, 100 किलो गेहूं में से 2 किलो गेहूं देकर 1 किलो चीनी ले आऊंगा. वैसे ही मैं 1 किलो गेहूं देकर नमक ले आऊंगा, और ऐसे ही बार्टर सिस्टम कर करके मैं जितना मेरे को जरूरत थी, जो जो सामान थी उतने का मैं गेहूं लोगों को दूंगा और उतना मैं बाकी सामान ले आऊंगा. तो इस तरीके से लोग करते थे, हर कोई मतलब एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट लोग रहते थे आपस में ही, ठीक है ना. वो बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं थे, उनकी जितनी भी जरूरतें थी वो आपस में पूरी हो जाती थी, बार्टर सिस्टम और ये सब. और पहले टाइम पे जरूरतें भी बहुत कम हुआ करती थी. So communication facilities were not that good. Population to increase, as a result human needs started to stretch beyond the means to fulfill. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसी पॉपुलेशन ह्यूमंस की बढ़ती गई तो आदमी की जरूरतें भी बढ़ती गई, और जैसे आदमी की जरूरतें बढ़ती गई तो धीरे 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 क्या होने लग गया कि उसकी नीड्स बड़ी होती गई और वो फैलता गया, जंगल काटने शुरू करे. फिर जंगल के बाद उन्होंने खेती की जमीन बढ़ानी शुरू करी, घर अलग अलग होने शुरू हुए जब उनके बच्चे हुए, जब उन्होंने अलग अलग करा. तो इस तरीके से धीरे 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 आदमी जो है अपना वर्चस्व बढ़ाता गया. अब जो लास्ट हम वो करेंगे, इसका लास्ट सेक्शन है, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर, और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम रोज फेस करते हैं. आपको पता है पोल्यूशन की वजह से भी हॉलीडेज होते हैं अब स्कूल्स में, क्लियर. तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है कि अब धीरे धीरे लोगों की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो आगे इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं दे रहे, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं. अब यहाँ पर इस फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इस फोटोग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ये जो फोटोग्राफ है आपकी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस फोटोग्राफ में आपको देखिए आप क्या देख पा रहे हैं. ये एक फोटो बहुत बड़ी हकीकत है. ये एक लेक है बहुत बड़ा, और इसमें कितना ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स डली हुई है, कितने ज्यादा डस्ट, और कितनी सुंदर जगह है. अगर ये अच्छा साफ सुथरा करके लेक रखा होता तो ये जगह कितनी सुंदर लगती, पर ये बॉटल्स और प्लास्टिक की वजह से ये क्या कितना कर. और दूसरी चीज क्या है कि अगर कुछ पेपर हो या कोई और चीज हो तो वो तो डिकम्पोज हो जाएगा, वो इसमें जाके पानी में डिकम्पोज हो जाएगा, मछलियां भी उसको खा सकती है. और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो 500 सालों तक भी ऐसे ही पड़ा रहेगा और हजारों सालों तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता. तो प्लास्टिक की जो गंदगी है वो कभी खत्म नहीं होती, क्लियर. इन्होंने रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक नहीं डाला, प्लास्टिक यूज किया और उस प्लास्टिक को यहीं पे थ्रो कर दिया.
और ये जब तक डिकम्पोज नहीं होगा और ऐसा ही रहेगा, और प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज होता नहीं है, कई 100,000 साल लगेंगे इसको डिकम्पोज होने में, उसके बाद भी चांसेस बहुत वीक है डिकम्पोज होना। क्लियर? तो ये इस तरीके से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं, उनका जो इफेक्ट होगा वो इन्वायरमेंट के लिए कैसा होगा, वो आगे हमारे को पता लगेगा जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। क्लियर? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था हिस्ट्री में, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा 1960s में। उसमें इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। पहले तो जो था मेन, जो आदमी की ग्रोथ थी या फिर जितने भी लोग काम करते थे, उसमें जो मेन उनका जो स्टे बैक हुआ करता था या जो इनकम का सोर्स होता था, दैट वाज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन कि हम जो है जो भी कुछ फार्मिंग करेंगे उससे करेंगे, तो क्योंकि एग्रीकल्चर मेन स्टे था उस टाइम, तो जो जितनी ज्यादा फार्मिंग कर लेता था वो उतना ज्यादा कर लेता। बट फिर आगे चल के धीरे धीरे लोगों को क्या समझ में आया कि एग्रीकल्चर ही सिर्फ मेन स्टे नहीं है, आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की जरूरत है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, जैसे आप और हम जहाँ रहते हैं वो क्या है, इट इज अर्बनाइज प्लेस, शहर है एक तरीके का। क्लियर? तो लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ी और शहर की तरफ आने लग गए, फैक्ट्रियों कारखानों में आने लग गए, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका क्या ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया, मतलब जरूरत से ज्यादा हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करने लग गए। क्लियर? माइनिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब जब आप फैक्ट्री चलाओगे तो फैक्ट्री को ईंधन की जरूरत है, और ईंधन के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आपको उसके लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कोयला चाहिए। क्लियर? फैक्ट्रीज में कोई ना कोई तो एनर्जी का सोर्स चाहिए। भले ही आपकी फैक्ट्री में कोई मशीनरी ना लगी, अगर आप नॉर्मली बैठ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कोल चाहिए ही आपको थर्मल पावर प्लांट में। क्लियर? तो अब इन सारी चीजों के लिए जो फैक्ट्रीज को क्या चाहिए, फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ने लगी। अब फॉसिल फ्यूल के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा, उसके लिए फॉसिल फ्यूल के लिए उनकी डिपेंडेंस किस पे होगी, अर्थ पे ज्यादा होगी। अब अर्थ से जो मिनरल निकलेंगे, फॉसिल फ्यूल निकलेंगे, तो उससे जाके जब कोयला तेल आएगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी। अब उस पर डिपेंडेंस और प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। और और उसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज बनाती, जैसे सपोज जो एक्सट्रैक्शन फैक्ट्रीज है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या फिर सपोज जो पेंट फैक्ट्री है उसका वेस्ट प्रोडक्ट, हर एक फैक्ट्री से थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट तो निकलता है। अब वो जो जब फैक्ट्री बड़ी होती है तो उसमें वेस्ट भी उसी तरीके का होगा। तो अब ये वेस्ट कहाँ जाता है, ये वेस्ट क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करके वो किस में भेज देते हैं, नदियों में भेज देते हैं। और जो नदियों में ये वेस्ट जाता है तो जाके क्या करते हैं, नदियों के पानी को भी खराब करता है। वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ, जितने भी वहाँ पर मछलियाँ होती हैं और जो जीव जंतु होते हैं, उनका जीवन भी खराब होता है। उसके साथ साथ और क्या होता है, अब जब ये पानी नदी के तट पर टकराएगा, ये मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, मिट्टी भी वहाँ की खराब कर देता है, सॉइल वाटर हर चीज धीरे धीरे खराब होती है। और ज्यादातर जितनी फैक्ट्रीज हैं जो आपके रिवर कोस्ट के पास, और ये रिवर और कोस्ट के पास है, वो सारा अपना डिस्चार्ज और सारी जितनी चीज है वो सारी कहाँ, या तो कोस्टल एरिया या तो सी में निकालती हैं, या फिर अपना सारा जितना वेस्ट है वो कहाँ डालती है, रिवर में डालती है। क्लियर? बिकॉज वो मैकेनिज्म उन्होंने क्रिएट नहीं करा कि उसको रिसाइकिल करें या उसको वहीं पर खत्म करें। क्लियर? एंड एक्यूमुलेशन इन द सॉइल, एंड और वो जाके कहाँ पे इकट्ठा होता है, वाटर और सॉइल में जाके इकट्ठा हो जाता है। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ केमिकल एंड सॉलिड लिक्विड गैस वेस्टेज आर रिलीज्ड अप इनटू एनवायरनमेंट एवरी डे। अब सिर्फ हमारे को तो सिर्फ एयर पोल्यूशन के बारे में पता था, बट एक्चुअली स्पीकिंग सिर्फ सॉलिड और लिक्विड नहीं, गैसियस फॉर्म में भी वेस्ट होता है। जब फैक्ट्रीज बर्न करती हैं अपने ईंधन को या अपना जो भी कोई उनके पास फ्यूल होता है, तो उससे भी तो एक गैसियस पोल्यूशन हो रहा है। As a result, the entire environment is becoming more and more polluted day by day। और इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे environment जो है धीरे धीरे क्या polluted होता जा रहा है। Unplanned and improper use of technology has increased the rate of environment। अब जो unplanned और improper technology का use है, उससे क्या हो रहा है, environmental pollution बढ़ता जा रहा है। We should control our activities to keep this planet habitable for the future generation। Okay, habitable का meaning क्या है, कि हमारी एक्टिविटीज ऐसे हो जिससे ये प्लैनेट जो है वो क्या रहे, हैबिटेबल रहे। हैबिटेबल का मीनिंग क्या है, हैबिटेबल का मीनिंग होता है कि जिसमें लोग रह सकते हैं, जिसमें हैबिटाट रह सकता है, कि जिसमें लोग
सर्वाइव कर सकें. दैट इज नोन एज हैबिटेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. Hence, it is important to keep in the mind that the needs of the present must be met with compromising ability of the future generation to meet their own needs. इस चीज को हमें अपने दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट नीड को देखते हुए हमें जो है फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखना है कि उनकी जरूरतें पे कोई कॉम्प्रोमाइज, मतलब हम इस तरीके से प्रकृति का इस्तेमाल ना करें कि आने वाले हमारी नस्लों के लिए कुछ बचे ही ना. ओके, क्लियर. आई विश आई न्यू. इसमें क्या दिया है, एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य realizing that the importance of forest appoint an officer to look after the forest. This happened in 300 BCE. 300 BCE में, आज से कितने हजार साल पहले की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो इसने क्या करा, इसको पता लगा कि जंगलों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो लोग जंगल को नष्ट ना करें, खराब ना करें, उसके लिए उसने क्या करा, एक ऑफिसर अपॉइंट किया था कि जो जंगलों को देखेगा. मतलब आज से कितने हजार साल पहले की बात है. तब तो इतनी फैक्ट्रीज और ये सब था भी नहीं, तब लोगों को अभाव था कि कहीं जंगल ना खत्म हो जाए. तब लोगों को इस चीज का डर था कि जंगल खत्म हो गए तो हम कैसे इनके अभाव में कैसे जी सकते हैं. क्लियर. और अब जो है, अब लोग जो है इतना आगे निकल के वो सोचते नहीं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म करते जा रहे हैं. क्लियर. सो दिस वाज योर चैप्टर, our environment, and it was a nice chapter. And for the support of this chapter, okay, activity hai, give an example of polluted river, collect information on the steps that are taken by the government, NGOs, people to make pollution free. okay, example देना आपको कोई polluted river के बारे में. क्लियर. polluted river का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था गंगा और यमुना साफ करो. हमारे गवर्नमेंट ने एक मुहिम शुरू करी थी आज से करीब करीब 9 से 10 साल पहले. क्लियर. उसमें क्या करते हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और जितने बड़े हमारे पॉलिटिशियंस थे, वो जाकर क्या कर रहे थे, वो इन नदियों को साफ करते थे. क्लियर. और उसके साथ साथ एनजीओज भी इसमें थी, नदी बचाओ आंदोलन करके इसमें जुड़ी थी. क्लियर. तो इसके बारे में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. क्लियर. नदी बचाओ देश बचाओ और ये सारी चीजें इन्होंने, हमारी सरकार ने इसकी मुहिम स्टार्ट करी थी ताकि ये नदियां पोल्यूट ना हो. क्लियर. अब हम इस चैप्टर को एक बार एनिमेशंस में भी देख लेते हैं. क्लियर. इन द मीन टाइम यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ऑल्सो. मैं अब आपको ब्रेक दूंगा, अब आप इसमें नोट्स पे काम करोगे. इसके आप इसके नोट्स बनाएंगे विद डायग्राम्स, टेबल एंड ऑल. ठीक है. उसमें जो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू हाईलाइट, उसको आप बोल्ड में लिखेंगे. क्लियर. ताकि आपके लिए ज्यादा रीडेबल हो, आपके एक रेडी टेक्स्ट हो जाएगा. जब भी कभी आपको चैप्टर करना है आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो. ठीक है ना, एक आपकी सेल्फ मेड बुक हो जाएगी वो. क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर. Our environment. Earth is the only planet. Our environment. Earth is the only planet in our solar system that sustains life. Okay, Earth is the only planet in the solar system that sustain life. इस पर हमने पहले बता दिया कि लाइफ अर्थ पर ही feasible है. लाइफ अर्थ पे क्यों feasible है? Because Earth is having air है अर्थ में, वाटर है, लैंड है. क्लियर. और इन तीनों की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. और दूसरी चीज क्या, अर्थ का ना तो टेम्परेचर बहुत कम है, ना तो यहाँ पे ठंड ज्यादा है, ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर. यहाँ पे बहुत ज्यादा भी टेम्परेचर नहीं है कि लाइफ ना रह सके. इतना टेम्परेचर है कि लाइफ सस्टेन कर सके, एक नॉर्मल डिस्टेंस पे है सन के साथ. तो अर्थ में क्या क्या चीज है, एयर. ठीक है ना. एयर को हमने क्या सीखा था, एटमॉस्फेयर. वाटर को हमने क्या कहा था, हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडी जितनी है. लैंड को क्या बोला था, लिथोस्फीयर. ये तीन चीजें अर्थ पे अवेलेबल है. और जब ये तीन चीजें मिक्स होती हैं सनलाइट के साथ, तो क्या चीज मिलती है हमारे को लाइट मिलती है अर्थ पे. प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन पे स्क्रिबल मत कीजिए. क्लियर. तो लाइट अवेलेबल होती है.
तो लाइफ कब अवेलेबल होती है? वंस एयर, लैंड, वाटर along with the help of sunlight, क्लियर? तो बायोस्फीयर बनता है. सो लाइफ इज व्हाट? बायोस्फीयर. लैंड इज लिथोस्फीयर, एयर इज एटमॉस्फेयर एंड वाटर इज हाइड्रोस्फीयर. ओके. All kinds of plants and animals live on Earth. The word environment denotes the surroundings or external conditions influencing the development or growth of people, animals, and plants. Thus, we can say that the physical and biological conditions in which a living organism lives collectively make up its environment. Animals and plants also play an important role in our life. We cannot live in isolation from other forms of life because we depend on them for our food and other necessities of life. Thus, it is necessary to understand the processes and plants also play an important role in our life. We can say that the physical and biological conditions in which a living organism lives collectively make up its environment. Animals and plants also play an important role in our life. We cannot live in isolation from other forms of life because we depend on them for our food and other necessities of life. Thus, it is necessary to understand the processes that Okay, plants and animals are all, मतलब plants और animals की हमारे को जरूरत पड़ती है इस environment में, because उसके बिना जो है उसकी feasibility नहीं हो पाती, life की feasibility नहीं हो पाती, because they provide us with the food and all such things. Okay. that support our environment. Land, water, air, and living organisms are the four major components of environment. They can be grouped into two major categories: abiotic and biotic environment. Abiotic environment. It is also known as the physical environment as it comprises land, water, and air. A change in the physical environment brings about a change in the biotic environment. Biotic environment. It is also known as the biological environment as it comprises mankind, plants, animals, and other living organisms. Biological environment largely depends on the physical environment. Both components of environment, that is abiotic and biotic, are inseparable. Geography studies the interrelationship between living organisms and the environment. Moreover, these components of environment are not static. They are always changing because of various processes. However, these changes may be slow as well as sudden. Interaction between biotic and abiotic elements. The biotic and abiotic elements of the environment are dynamic in nature. As sun is the major source of energy, all the changes in the abiotic environment are powered by the solar energy. The constant circulation of air and water brings about changes in the climatic conditions in different seasons. These changes affect the biotic components. All living organisms, plants and animals, depend on abiotic environment for their food. They depend on land, air, water, and sun for their basic necessities. These components of the abiotic environment also affect the biotic elements in a number of ways. New species of plants and animals evolve, and if old species fail to adapt to changing environment, they become extinct. Human beings also bring changes in the physical environment by different activities like mining, road construction, agriculture, quarrying, and others. The interaction between the elements of physical and biological environment are responsible for all variations in vegetation, soil, and distribution of plants and animals. Biosphere. The life-bearing layer of the Earth's surface is called the biosphere. This is a small zone of interaction that studies the interrelationship between living organisms, animals, and other living organisms. Biological environment. Okay, over here they are explaining biotic and abiotic component. Biotic components and abiotic component. These are the living components of environment and non-living components of
environment. Okay, clear? That we have done earlier. नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाता है, जैसे एयर इज अ नॉन लिविंग थिंग बट इट हेल्प्स अस इन लिविंग. क्लियर? एंड आफ्टर दैट सॉइल कम्स, वाटर कम्स. ये नॉन लिविंग है, इनमें लाइफ नहीं होती. एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स व्हिच आर बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. Largely depends on the physical environment. Both components of environment, that is abiotic and biotic, are inseparable. Geography studies the interrelationship between living organisms and पर जो लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन तो है ना. सपोज हम लिविंग कंपोनेंट्स है, अब हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के, उन पे हम डिपेंडेंट है. हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि एयर है नॉन लिविंग कंपोनेंट, बट हम सांस लेने के लिए एयर तो यूज करते हैं ना. एयर तो हमारे को चाहिए सांस लेने के लिए. देन वाटर, वाटर क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है. एनवायरनमेंट, हमारे को प्रकृति से ही पानी मिला है ना, नेचर से ही पानी मिला है, पर पानी जो है हमारे को जीने के लिए जरूरी है. सॉइल, सॉइल भी बहुत जरूरी है हमारे लिए. किस लिए? क्योंकि सॉइल होगी तभी तो प्लांट्स होंगे, और प्लांट्स होंगे तभी हमारे को भोजन मिलेगा. क्लियर? और सिर्फ वेजिटेरियन के लिए ही नहीं सॉइल जरूरी है कि प्लांट्स होंगे तो भोजन मिलेगा. इवन जो नॉन वेजिटेरियन, सपोज जैसे यहाँ पर लॉयन दिखाया हुआ है आपको, लॉयन भी सॉइल पे डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि सॉइल पे घास होगी, घास को जब डियर खाएगा तभी तो वो जिंदा रहेगा, और जब डियर को लॉयन खाएगा तो मतलब सब इंटर रिलेटेड है. सॉइल की जरूरत हर एक को है. अगर सॉइल नहीं होगी तो घास नहीं होगी, और अगर घास नहीं होगी तो डियर जो है वो ग्रेजिंग किसकी करेगा, वो खाएगा क्या? और जब खाएगा, खाने को कुछ नहीं होगा तो डियर ही नहीं होगा, और जब डियर नहीं होगा तो लॉयन नहीं होगा. तो अगर आप इसकी पूरी चेन देखो तो somehow living and non living component of nature are related to each other. सब एक दूसरे पर निर्भर हैं. the environment. Moreover, these components of environment are not static. They are always changing because of various processes. However, these changes may be slow as well as ओके, ये देखिए, ये चेंजेस बता रहे हैं इसके, जो मैंने आपको बता रहा था. ओके, जो मैंने आपको पहले बताया था इकोसिस्टम, यहाँ पे एक छोटा सा इकोसिस्टम दिखाया हुआ है. इकोसिस्टम क्या दिखाया हुआ है? इकोसिस्टम इस तरीके से दिखाया हुआ है. डियर क्या है, वो ग्रास लेगा. ठीक है ना, क्लियर? डियर जो है ग्रास लेगा. जब डियर ग्रास खाएगा तो उसके बाद एक्सक्रीशन करेगा. एक्सक्रीशन मतलब जो भी वो एक्सक्रीट करेगा, जो उसका लेफ्ट ओवर है खाने के बाद जो बचेगा, जो एक्सक्रीट करेगा, टॉयलेट करेगा वो. अब वो जो चीज होगी उस पे कौन रहेगा? अर्थवॉर्म रहेगा. अर्थवॉर्म की डिपेंडेंसी उस पे, अर्थवॉर्म को कौन खाएगा? आउल खाएगा. क्लियर? और वो जो एक्सक्रीशन है और जो ग्रास है वो कौन खा रहा है? माउस खा रहा है. क्लियर? माउस भी ग्रास और इन चीजों पे डिपेंडेंट है. अब जो अर्थवॉर्म है और माउस है, इन दोनों को कौन खा सकता है? आउल खा सकता है. क्लियर? तो आप ये देखेंगे तो ये एक तरीके का पूरी लाइफ साइकिल चल रही है. जो सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पे निर्भर है. इवन जो डियर जो एक्सक्रीशन जो करेगा, घास खा रहा है, घास के साथ ये फूल भी थोड़े बहुत खा लेगा, पत्ते खा लेगा, कुछ बीज चले जाएंगे इसके पेट के अंदर, और जब एक्सक्रीशन में वो बीज निकलेंगे तो वापस क्या और पेड़ पौधे होंगे. तो ये भी एक तरीके का क्या है? नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं. क्लियर? तो एक तरीके की लाइफ साइकिल है. ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं और नेचुरल वे में लिव कर रहे हैं. क्लियर? और इसी को हमने क्या बताया था? इसी को हमने इकोसिस्टम बताया था. ये इकोसिस्टम है, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है. क्लियर? और जंगलों में ऐसे छोटे बड़े हजारों इकोसिस्टम चल रहे होते हैं. क्लियर? as sudden interaction between biotic and abiotic elements. The biotic and abiotic elements of the environment are dynamic in nature. As sun is the major source of energy, all the changes in the abiotic environment are powered by the solar energy. The constant circulation of air and water brings about changes in the climatic conditions.
conditions in different seasons. These changes affect the biotic components. All living organisms, plants and animals, depend on abiotic environment for their food. They depend on land, air, water, and sun for their basic necessities. These components of the abiotic environment also affect the biotic elements in a number of ways. New species of plants and animals evolve, and if old species fail to adapt to changing environment, they become extinct. In a number of ways, new species of plants and animals evolve, and if old species fail to adapt to changing environment, they become extinct. Human beings also bring changes in the physical environment by different activities like mining, road construction, agriculture, quarrying, and others. The interaction between the elements of physical and biological environment are responsible for all variations in vegetation, soil, and distribution of plants and animals. Biosphere. The life-bearing layer of the Earth's surface is ओके हमने लिथोस्फीयर किया था, एटमॉस्फेयर किया था और हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर में क्या आ गया? लैंड. एटमॉस्फेयर में क्या आ गया? एयर. हाइड्रोस्फीयर में क्या? जितनी भी वाटर बॉडीज है. बायोस्फीयर क्या होता है? जब इन तीन लेयर्स के साथ मिलने से, ठीक है ना, और सन के यूज होने से जहाँ पे लाइफ अटेन होती है अर्थ पे, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर की. जहाँ पे लाइफ अटेन हो रही है, जहाँ पे लाइफ हो रही है, जैसे ये जो इलाका है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे पानी भी है, लैंड भी है, एयर भी है, उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर. क्लियर? जहाँ पे लाइफ है, क्योंकि बिना पानी के भी हम नहीं रह सकते, बिना एयर के तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते, कुछ क्षण भी नहीं रह सकते, और लैंड तो हमारे को चाहिए रहने के लिए. सो दिस इज व्हाट? दिस इज बायोस्फीयर. is called the biosphere. This is a small zone of interaction of air, water, and land where living organisms survive. Some of the organisms live in the air slightly above the surface of the earth. Some organisms live in water, and remaining organisms live on the surface of the earth. The biosphere is a unique feature of our earth. It is because of this zone that life can exist and flourish. This zone provides us. ओके यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम दिखाया हुआ है. क्लियर? ये सन है, उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ आती है. क्लियर? अब जो अर्थ का डिस्टेंस जो है सन से वो एकदम एक्यूरेट है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ के पास क्या है? सॉइल है. क्लियर? लैंड का फॉर्म है, अपनी ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर को उसने होल्ड कर रखा है. क्लियर? उसके साथ साथ और क्या? वाटर अवेलेबल है अर्थ में जो लाइफ के लिए जरूरी है. इन सारी चीजों के साथ साथ एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है फॉर द लाइफ इन अर्थ इज दैट अर्थ का जो डिस्टेंस है सन के साथ वो एकदम अप्रोप्रिएट है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके. क्लियर? अगर ये थोड़ा सा और आगे होता तो क्या हीट ज्यादा होती तो तब भी लाइफ नहीं हो सकती इतनी गर्मी में, और अगर और पीछे होता तो इतनी ज्यादा ठंड हो जाती कि तब भी लाइफ नहीं हो सकती थी. क्योंकि जैसे ही सन से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आप आगे जाओगे सन के पास तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी. क्लियर? सो अर्थ इज एट अ प्रॉपर प्लेस कि जहाँ से आप अपना जो है अपनी लाइफ जो है सस्टेन हो सके और आप सस्टेन कर सको लाइफ. Us all our necessities. Life is not possible outside the limits of the biosphere. Biosphere consists of a great variety of flora and fauna. Life is not possible on other planets as they do not have the biosphere. All the elements of biosphere are dynamic as they derive energy from the sun.
The sun is the primary source of energy. The energy is also transferred from one source to another. Wood, petroleum, coal, running water, etc. are the secondary sources of energy. In the biosphere, there are two major elements, that is, the producers and the consumers. The producers or the autotrophs are capable of producing their own food directly from the environment. The organic हेलो हेलो ओके अब यहाँ पर जो कंज्यूमर्स बता रहे हैं दो टाइप के बता रहे हैं, एक तो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपने आप जो है अपना खाना बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास प्लांट्स, ये अपने आप खाना बनाते हैं, अपना ये अपने आप ऑब्वियसली हेल्प लेते हैं, हेल्प सन की हेल्प लेते हैं, वाटर की हेल्प लेते हैं, एयर इनको चाहिए क्लियर, और सॉइल पर ये अपना खुद खाना बनाते हैं, तो दे आर प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करता है? ग्रास हॉपर। ये दीज आर व्हाट, दीज आर कंज्यूमर्स, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है? टेरिटरी कंज्यूमर, हॉक। स्नेक को हॉक खा लेगा। क्लियर क्लियर। तो ये इस तरीके से है कि इनकी साइकिल, लाइफ साइकिल चल रही है। क्लियर। और फिर उसके बाद क्या होगा? हॉक जो भी एक्सक्रीशन करता है उसमें फंगस होगी, फंगस हो अर्थ में वापस जो है न्यूट्रिएंट्स देगी, जिससे फिर ग्रास हो सके। या तो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल इज गोइंग ऑन। इवन जो डेड एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाद में जाके सॉइल में जाके क्या मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके का पूरी लाइफ साइकिल चल रही है इसमें। क्लियर। ओके, now we are going to proceed. Autotrophs are capable of producing their own food directly from the environment. The organisms that are not able to produce their own food directly from the environment are called heterotrophs and include consumers such as animals and human beings. They depend on other plants and animals for their food. Almost all the animals are heterotrophs. The consumers can be divided into three categories: the herbivorous, the carnivorous, and the omnivorous. The herbivorous are the plant eaters such as cows, goats, and other such animals. The carnivorous are the meat eaters like tigers, lions, etc. Omnivorous are those which are both plant as well as flesh eaters. For example, human beings. Another category is decomposers, which feed on dead bodies of plant and animals. Domains of environment. The environment may be divided atmosphere. It is a gaseous envelope surrounding the earth. The elements of the environment such as temperature, rainfall,
winds, humidity, etc., combine to produce weather and climate, which affect natural processes. The atmosphere has several layers, each having distinct properties and utility. Atmosphere protects us from scorching heat and ultraviolet radiations of the sun. Lithosphere. It is the layer of the earth which consists of rock materials. The uppermost layer of the lithosphere is known as the crust, which consists of a variety of rocks. The lithosphere is very important to us because it provides us land to live on and soil for the growth of plants. Most of the human activities are confined to this domain of the environment. Hydrosphere. It is the realm of water. It includes all water bodies, including the rivers, oceans, lakes, seas, etc. It covers nearly 71% of the Earth's surface. The Earth is known as the blue planet because it has abundance of water. Oceans are the largest water bodies on the Earth. Besides linking various land masses, continents, they play a major role in determining the climate in the hydrological cycle. Rivers and lakes are freshwater bodies which provide us potable water. These water bodies are crucial for the survival of human beings. Biosphere. It is called the domain of life which contains all living organisms. The average thickness of this layer is about 30 km. Most of the plants or animals are found on or near the surface of land. Environment and human beings. With the advancement in science and technology, human interference with the natural environment is increasing alarmingly. Human activities such as agriculture, mining, transport, industry and construction, etc. have adversely affected our environment in a number of ways and now pose a great threat to it. The area under forest has decreased. A number of animal species are becoming extinct. The polar ice caps are melting and the environment has been polluted to dangerous levels. Degradation is affecting the survival of human race. So, we need to initiate steps to stop this environmental degradation. Trivia. We humans are also a great source of danger to our environment. We have ransacked the planet for ways to get fuels and raw materials and cause extinction of about 50 species of plants and animals in a single day. You know how I know you suck? Because your username is ISuck24/7. Oh, you know how I know you suck? Because you're dead. No! Did you just break your controller? Okay, this has bring us to the end of this chapter. Okay, participants. Now what you have to do in the meantime, what you have to do, you have to make notes of this chapter. Okay, you have to complete the notes of this chapter, our environment. Clear? And what we are having soon, we are having a World Environment Day also. Okay, clear? So we'll give you some activity for that also. So till then, take care, goodbye, and have a great and good learning day. See you all. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, beta. bye, Dipali. Bye, Diptanshu. Bye, Srishti. Bye, Dipali. Bye, Krish. Bye, Vivek. Bye, Piyush.